Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, this is our 13th video lecture of Physics second year in online classes phase 3 from Iqra Huffaz Boys College. And this series is about MCQs revision and preparation for the final board examination and somehow for the ECAT aptitude test. Up till now, Alhamdulillah, we have completed 6 chapters, chapter number 11 to chapter number 16, and now today we will start chapter number 17, Advent of Modern Physics, and inshallah we will cover it in the two lectures, that is lecture number 13 and lecture number 14. So before moving on, मैं कुछ की पॉइंट्स इस चैप्टर नंबर के 17 के आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको इसके बाद फिर एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी होगी। सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम उन्हीं टॉपिक को यहाँ डिस्कस करेंगे, उनके की पॉइंट्स के एमसीक्यूज किस तरह से आते हैं और कौन कौन से टॉपिक जो कंडेंस सिलेबस में शामिल है, हम प्राइमरीली उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स, यानी कि जैसे कि 2 डायमेंशन में एक्स और वाई होते हैं एक्सिस, और जो 3 डायमेंशन होती है उसको हम एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होते हैं, उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे वो 3 पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जो टाइप्स होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 2 तरह की टाइप्स होती है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल का मतलब होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारी क्लासरूम, अगर हम क्लासरूम को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस करें तो क्लासरूम जो है वो मूव नहीं कर रहा होता, वो एक जगह कमरा स्टेशनरी होता है, तो वो कहलाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये चूंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो इसलिए इनको नॉन एक्सेलरेटिव भी कहते हैं। इसके बरस जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, उनके उनके अंदर एक्सेलरेशन मौजूद होता है। उनकी मिसाल जैसे टेकिंग ऑफ एरोप्लेन, अगर कोई जहाज उड़ रहा है और उड़ना शुरू कर रहा है तो उसकी स्पीड चेंज करती रहेगी मुसलसल। तो जो जहाज के अंदर बैठे हैं, अगर हम उसको अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे तो हम कहेंगे कि हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो नॉन इनर्शियल है, वो मूव कर रहा है वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। तो ये दो टाइप्स होती हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। ठीक है जी। अच्छा, एक पॉइंट की बात यहाँ लिखी है कि नोट करें कि नो स्टेट रेस्ट मोशन इज एब्सोल्यूट, ऑल आर रिलेटिव। कोई भी रेस्ट या मोशन की जो स्टेट होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हम अभी बैठे हुए हैं अपने क्लासरूम में या फिर चेयर पर, तो हम रेस्ट पोजीशन पर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम दुनिया में मौजूद है, दुनिया मूव कर रही है गोल गोल। तो दुनिया घूम रही है, तो दुनिया के साथ साथ हम भी घूम रहे हैं, लेकिन दुनिया की हरकत इतनी स्लो है कि हमारी जो मोशन है दुनिया के साथ वो हमें नजर नहीं आ रहा होता। इसलिए हम जो कहते हैं कि हम रेस्ट पर हैं, वो हकीकी मायनों में हम रेस्ट पर नहीं होते, हम रिलेटिवली कहते हैं कि हम रेस्ट पर हैं। हकीकत में तो दुनिया चूंकि हर वक्त रोटेट कर रही है, तो हम भी उसके साथ रोटेट हो रहे हैं। ठीक है ना। यानी अगर गोया कोई शख्स जो है वो दुनिया से बाहर किसी प्लेनेट पर, चांद पे खड़ा है या जुपिटर पे खड़ा हमें देखेगा, तो वो ये कहेगा भाई ये मूव कर रहे हैं, क्योंकि उसे दुनिया घूमती हुई नजर आएगी और हम दुनिया पे मौजूद हैं। तो कोई भी स्टेट एब्सोल्यूट नहीं होती, हर स्टेट रिलेटिव होती है। अच्छा, फिर थियोरी, इसी से मिलते जुलते आ गया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है, जो आइंस्टाइन ने पेश की थी। उसकी दो कैटेगरीज थी, एक थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी जो कि सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के मुतालिक जो हमने ऊपर पढ़ा, यानी उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुतालिक जो कि मूव करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या जो कि रेस्ट पर होते हैं। और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दोनों के मुतालिक थी, यानी इनर्शियल के लिए भी और नॉन इनर्शियल के लिए भी। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम इसके पोस्टुलेट्स की बात करें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, तो दो पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट है कि ऑल इनर्शियल फ्रेम्स आर इक्विवेलेंट, जो कि तमाम इनर्शियल फ्रेम्स है वो इक्विवेलेंट होते हैं। यानी अगर हम दो अलग अलग इनर्शियल फ्रेम्स को कंसिडर करें और वहां पे हम वैल्यूज निकालें कोई भी सब्जेक्ट की, सिस्टम की, तो दोनों की वैल्यूज में नंबर वाइज तो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, तो स्पीड ऑफ लाइट वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है। स्पीड ऑफ लाइट में जर्रा बराबर भी कमी नहीं आती, चाहे किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें। ठीक है। तो ये दो पोस्टुलेट्स हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके बाद कंसिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी आपको पता है सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए,
इसके कंसिक्वेंसेस में सबसे पहला तो एक फैक्टर आता है जिसको हम लॉरेंस फैक्टर कहते हैं, जो है अंडर रूट 1 - v² अपॉन c²। v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर इसमें तीन या चार रिजल्ट्स आते हैं। पहला मास वेरिएशन आता है, मास इंक्रीज होता है हमेशा। यानी मिसाल के तौर पे अगर कोई बॉडी है जो इतनी स्पीड से मूव कर रही है कि लाइट की स्पीड से कंपैरिजन में आ जाए, तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है। उसका फार्मूला m = m0/√1 - v² अपॉन c² होता है। और एक बात याद रखें, ये जो लॉरेंस फैक्टर होता है ये हमेशा 1 से छोटा होगा। जब ये डिनोमिनेटर में आ रहा, चूंकि ये 1 से छोटा होगा, तो न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है जी। और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है इतनी स्पीड से कि वो लाइट के कंपैरिजन में आ जाए, तो उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, उस बॉडी की कम हो जाएगी। इसलिए ये जो फैक्टर है L = L0 √1 - v² अपॉन c², ये न्यूमरेटर में इस ओरिजिनल लेंथ के साथ आ रहा है। इसका मतलब ये 1 से छोटा होता है पूरा फैक्टर, तो जब ये ओरिजिनल लेंथ से मल्टीप्लाई होगा तो लेंथ छोटी हो जाएगी। तो याद रखें कि अगर डिनोमिनेटर में ये फैक्टर आ रहा है तो वो वैल्यू इंक्रीज करेगी, अगर न्यूमरेटर में ये फैक्टर आ रहा है तो वो वैल्यू डिक्रीज करेगी। चूंकि टाइम डायरेक्शन में टाइम इंक्रीज होता है तो टाइम के डिनोमिनेटर में ये फैक्टर आ रहा है। इसके बाद मास एनर्जी रिलेशन आपको पता है, बहुत मशहूर है ज़माना, E = mc²। ई मीन्स एनर्जी, एम मीन्स मास ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट, और सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है जी। इसके बाद आ जाए फोटोन, जो नेक्स्ट टॉपिक है। फोटोन का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो क्या होती है कि नो, इसका कोई मास नहीं होता, इसका कोई चार्ज नहीं होता, उसके बावजूद ये इंटरेक्ट करता है दूसरे पार्टिकल्स के साथ। यानी फोटोन हिट करता है। ये फोटोन जो है ना, वो किसी एटम या एलिमेंट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को हिट कर देते हैं, उनसे टकरा जाता है। हालांकि इसका कोई मास या चार्ज नहीं होता, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। एनर्जी बराबर होती है एच म्यू के। एच मीन्स प्लांक्स कांस्टेंट, म्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी। अब इस म्यू यानी फ्रीक्वेंसी की जगह मैं c/λ लिख सकता हूँ, तो एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा hc/λ। तो फोटोन की एनर्जी को दो फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एच म्यू और hc/λ। इसी तरीके से मोमेंटम की बात की जाए तो मोमेंटम का फार्मूला भी p = h μ/c करके लिखा जा सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है एस सी, ये बराबर एच और सी, ये बराबर है प्लांक्स कांस्टेंट, और ये बराबर है स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक है। अगर हमें निकालना है मोमेंटम, तो मोमेंटम निकालने के लिए मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ, एक फार्मूला बताता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम मोमेंटम निकाल सकते हैं। आपको पता है एनर्जी के एक फार्मूला होता है mc², एनर्जी का दूसरा फार्मूला होता है एच म्यू, ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट कर दूं मैं, अगर mc² बराबर हो कर दूं एच म्यू के, क्योंकि एनर्जी तो दोनों का ही फार्मूला है, और मैं mc² में से mc अलग कर दूं और c अलग कर दूं। अब आपको पता है ये जो m और c है ये मास और वेलोसिटी है, तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। तो pc = h म्यू। p को यहीं रखा और c को वहां डिवाइड करा दिया, तो ये जगह h μ/c। ठीक है। तो मोमेंटम का फार्मूला एक तो आगे h μ/c, h प्लांक्स कांस्टेंट है, म्यू फ्रीक्वेंसी है, c स्पीड ऑफ लाइट है। दूसरा ये जो h म्यू है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ e, क्योंकि ये भी बराबर है e के। तो p एक और फार्मूला हो जाएगा p = e/c। तो ये दो फार्मूलाज हो गए मोमेंटम के, एक ये हो गया और एक ये हो गया ये वाला, p = e/c। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाएं तो ये सब कांस्टेंट आपको पता है, एच सी लैम्डा वेवलेंथ को कहते हैं और ये फ्रीक्वेंसी को म्यू कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो इफेक्ट है जब अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो आके फॉल करती है मेटल की सरफेस पे, और वहाँ मेटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को वो लाइट के प्रोटॉन हिट करते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करा देते हैं सरफेस से बाहर। ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उनको। अब मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसको वर्क फंक्शन कहते हैं, फाई एच म्यू। और ये जीरो जो फाई है उससे ज्यादा होना चाहिए। वर्क फंक्शन का मतलब होता है फाई। तो जो फोटोन आ रहा है, हिट कर रहा है इस मेटल के सरफेस को, उसकी एनर्जी यानी एच म्यू फाई से ज्यादा होना चाहिए। ये फाई है, ठीक है ना। यहाँ अगर जीरो गलत लिखा हुआ यहाँ फाई आएगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर इट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है वर्क फंक्शन, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी
वर्क फंक्शन से ज़्यादा नहीं हो, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं, फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा नहीं हो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर नहीं होगा। ठीक है जी। और इसका फार्मूला क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? ई एनर्जी बराबर है एच म्यू, बराबर होती है फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी। यानी जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने के बाद वो काइनेटिक एनर्जी से आगे मूव कर जाते हैं। ये एनर्जी का फार्मूला होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात हो रही थी कि काइनेटिक एनर्जी, पीछे हमने बात मिस कर दी। तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन के। और जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन यानी कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये बात डिपेंड करती है कि और लाइट की इंटेंसिटी क्या है। इसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट पे आ जाए तो कॉम्पटन इफेक्ट में क्या आता है कि फोटोन आता है, वो कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन के साथ, और इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करने के बाद वो अपनी पार्शियल एनर्जी को लूज करता है और फिर आगे एक स्कैटर्ड एंगल पे निकल जाता है। यानी इस तरीके की कोई डायग्राम बन सकती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ मौजूद है और यहाँ से कोई फोटोन आ रहा है, वो आके हिट करता है इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को हिट करने के बाद जो है ना वो फोटोन यहाँ चले जाता है कि सर्टेन एंगल पर। ठीक है जी। और जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मूव कर जाता है, और ये हॉरिजॉन्टल से दोनों सर्टेन एंगल बनाते हैं, गोया ये थीटा बनाता है तो ये फाई बनाते हैं। तो ये फर्क है दोनों उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और कॉम्पटन इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन फोटोन आ रहा था, जो सरफेस से हिट कर रहा था, वो अपनी सारी की सारी एनर्जी लॉस कर रहा था, सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे रहा था। लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट में क्या हो रहा है? कॉम्पटन इफेक्ट में ये हो रहा है कि यहाँ से जो फोटोन आ रहा है वो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाए, और बाकी जो उसकी एनर्जी बचती है वो उसके साथ ऊपर की तरफ चले जाते हैं। यानी पार्शियल एनर्जी ट्रांसफर करता है फोटोन कॉम्पटन इफेक्ट में। और दूसरी बात याद रखनी, कॉम्पटन इफेक्ट में हमेशा जो फोटोन होता है ना, जब वो मूव करके आगे जाता है तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो उसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा डैश, वो हमेशा ज़्यादा होती है ओरिजिनल वेवलेंथ से। और जबकि जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है एफ डैश, वो कम होती है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। यानी उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है फोटोन की हीट करने के बाद, और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ये बात याद रखिए। तो फ्रीक्वेंसी आफ्टर कॉलिजन डिक्रीजेस, वेवलेंथ आफ्टर कॉलिजन इंक्रीजेस। तो लैम्डा लैम्डा वेवलेंथ शिफ्ट, जिसका फार्मूला कॉम्पटन इफेक्ट जिसको हम वेवलेंथ शिफ्ट कहते हैं, शिफ्ट इन वेवलेंथ, इसका फार्मूला होता है एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा। ये आपको याद होगा। एच कांस्टेंट होता है, ये दोनों भी कांस्टेंट है, थीटा वैल्यू आप पुट करते रहेंगे तो आपको नए नए शिफ्ट इन वेवलेंथ मिलते रहेंगे। और 0 90 180 डिग्री पे आप देख लें, 0 डिग्री अगर यहाँ रखेंगे तो cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो शिफ्ट इन वेवलेंथ जीरो हो जाएगा। यानी मिनिमम इफेक्ट कब होगा? जब 0 डिग्री होगा। और अगर 90 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो, और 1 रह जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर यही रह जाएगा। तो ये कहलाता है कॉम्पटन इक्वेशन। और अगर 180 डिग्री रखेंगे तो मैक्सिमम इफेक्ट आएगा, यानी 2 H/m0 ट्वाइस इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये आप केस से याद रखिएगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में आपके शामिल है वो है प्रूफ फॉर लाइट बीइंग अ पार्टिकल नेचर। अच्छा, पेयर प्रोडक्शन क्या और एनिहिलेशन ऑफ मटेरियल। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि एक फोटोन आता है, वो टूट जाता है दो पार्टिकल्स में। एक को कहते हैं पॉजिट्रॉन प्लस चार्ज वाला, एक को कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला। ठीक है ना, ये दोनों चूंकि अलग अलग चार्ज वाले होते हैं, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का पेयर। पेयर प्रोडक्शन कहलाता है ये प्रोसेस। ठीक है। मिनिमम एनर्जी जो इस प्रोसेस के लिए चाहिए होती है फोटोन को, वो होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। और इस पेयर प्रोडक्शन का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एच म्यू, यानी फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। ई प्लस मतलब पॉजिट्रॉन। यानी इतनी एनर्जी चाहिए होती है इस प्रोसेस को अकर करने के लिए, और फिर इससे ज़्यादा जो एनर्जी फोटोन के अंदर होती है वो उन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को मूव कराने में इस्तेमाल होती है। वो पार्टिकल जब बन जाते हैं तो वो आगे मूव भी करते हैं। तो वो कैसे मूव करेंगे? वो उनके बाद फोटोन की जो एक्सेस एनर्जी जो मिलती है उनको, उस एक्सेस एनर्जी से वो आगे मूव करते हैं। एनिहिलेशन ऑफ मैटर का मतलब है इसका उल्टा। यहाँ पेयर प्रोडक्ट हो रहे थे, प्रोड्यूस हो रहे थे, यहाँ वही पेयर क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे और एक फोटोन बना देंगे। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कंबाइन होकर टुगेदर क्या करेंगे? एक फोटोन बना देंगे, यानी इसका उल्टा काम करेंगे।
तो हो जाएगा 2E इज इक्वल टू 2m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। फर्क देख लें आप, यहाँ पे इस इक्वेशन में सिर्फ E था, यहाँ पे 2E आ गया, यहाँ Hmu था और यहाँ पे 2Hmu आ जाएगा, ये दोनों में फ़र्क है। इसके अलावा इन दोनों इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं। हम आगे अब MCQs की तरफ बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वो टॉपिक समझ आ गए होंगे। अब हम एमसीक्यूज कुछ करते हैं, फिर बाकी एमसीक्यूज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। नंबर 1 इज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज गिवन बाय दिस फार्मूला एच म्यू इज इक्वल टू 5 नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। ये आइंस्टाइन इक्वेशन का फार्मूला है, ये आप याद रखिए। नंबर 2, वेवलेंथ ऑफ मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी v इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। ये फार्मूला होता है। आप ये कैसे निकाल सकते हैं, आप एनर्जी का फार्मूला यूज करें, वहां से आपको ये मिल जाएगी। एनर्जी बराबर होती है एच म्यू के, और एच म्यू बराबर होता है एच सी अपॉन लेमडा के। ठीक है, तो वहां से आप लेमडा अलग कर दें और एच सी अपॉन ई कर दें, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाए नंबर 3, आइंस्टाइंस theory of relativity said the speed of light in vacuum is independent of the motion of the source and observer। स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मटेरियल पे या किसी भी, क्या कहते हैं उसको, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। नंबर 4, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम अ मेटल डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये हमने अभी पढ़ा है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, और जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है। नंबर 5, relativistic change in mass लेंथ एंड टाइम इन डेली लाइफ आर नॉट ऑब्जर्व। हम जो जिंदगी में रोजाना हमारे मास लेंथ टाइम में फर्क आता है, वो क्यों ऑब्जर्व हम नहीं कर पाते? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की हमारी हम जैसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है ना, वो बहुत ही कम होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के मुकाबले में। वेलोसिटी ऑफ लाइट का मतलब है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा होती है, और हमारी ऑब्जेक्ट जो है हमारी वेलोसिटी से बहुत कम है। अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट के करीब पहुंचेंगे जब भी हमें ये इफेक्ट नजर आएंगे, वरना नहीं। नंबर 6, एज द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज रेज्ड वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम डेंसिटी शिफ्ट टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो वेवलेंथ जो है ना वो शॉर्टर हो जाती है। नंबर 7, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम अ मेटल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, द वेवलेंथ ऑफ इंस्टेंट टाइम। तीनों पर डिपेंड करती है, लेकिन खास तौर पर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। लेकिन चूंकि यहाँ लिखा हुआ है ओनली, इसलिए हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर ही सिर्फ डिपेंड नहीं करती, वर्क फंक्शन पर भी करती है और वेवलेंथ पर भी करती है, लेकिन ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। नंबर 8, मैक्स प्लैंक। ये आपके टॉपिक में वैसे शामिल नहीं है भाई, इतनी बात याद रखिए। मैक्स प्लैंक मशहूर था क्यों? जो साइंसदान था वो एनर्जी क्वांटाइजेशन के मुताबिक की वजह से मशहूर था। नंबर 9, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कॉल्ड इनर्शियल इफ इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये हमने पढ़ लिया। नंबर 10, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल एच होता है। ठीक है। नंबर 11, आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। वैसे ये टॉपिक आपके सिलेबस में करने सिलेबस में शामिल नहीं है। नंबर 11, आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज गिवन बाय, दो तीन तरीके से इक्वेशन आइंस्टाइन की लिख सकते हैं। एक ऊपर हमने पढ़ा, एक यहाँ पे आप देख लें, वी नॉट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, ये आप याद रख लें। ठीक है। नंबर 12, एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन बाय परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहते हैं उसको जो कि सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, यानी 100% एब्जॉर्ब कर ले। नंबर 13, पेयर प्रोडक्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन इंसिडेंट फोटोन हैज वेवलेंथ ऑफ ऑर्डर एक्सपोनेंट -14 मीटर। अगर ऑर्डर इस ऑर्डर की वेवलेंथ होगी तो फोटोन पेयर प्रोडक्शन जो है वो अकर होगा। ये आप नंबर जो है ना याद रख ले। नंबर 14, रिवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज एनिहिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। पेयर प्रोडक्शन का उल्टा प्रोसेस कौन सा होता है? एनिहिलेशन ऑफ मैटर, यानी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। नंबर 15, फार्मूला फॉर मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज, ये हमने पीछे देखा भी था। अगर हमने फार्मूला निकालना है मोमेंटम ऑफ द फोटोन का, तो एच अपॉन लेमडा आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है नंबर 16, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कॉजिंग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज डबल, काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीज बाय फैक्टर लेस देन 2। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो कि फोटो एक मेटल सरफेस पर आके लग रही है, अगर वो डबल हो जाए, तो जो काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन होगी ना, वो डबल तो नहीं हो जाएगी, लेकिन वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो डबल है, ये भी नहीं, सही नहीं हो सकता। इंक्रीज बाय फैक्टर ग्रेटर देन 2, ये तो वैसे ही सही नहीं होता। जब डबल नहीं हो सकती तो डबल से ज्यादा कैसे होगा? और ये इंक्रीज बाय फैक्टर 1/2, ये भी सही नहीं होगा। थोड़ी सी तो बढ़ेगी, लेकिन बिल्कुल डबल नहीं हो जाएगी, इसलिए हमने कहा इंक्रीज बाय फैक्टर लेस देन 2। डबल से थोड़ी कम होगी, लेकिन बढ़ेगी जरूर। नंबर 17, वीन्स लॉ। ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, इतनी बात याद रख रहे हैं, लैम्डा मैक्स टाइम्स टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये वीन्स लॉ होता है। नंबर 18, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम अ मेटल डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नंबर 19, दिस इंटीग्रेशन ऑफ अ फोटोन
to electron and positron pair is called pair protection. Number 20, frequency of incident radiation corresponding to the work function is called threshold frequency. आपने पता है कि अगर एनर्जी जो है वो मिनिमम चाहिए होती है वो वर्क फंक्शन कहलाती है इस प्रोसेस के लिए, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए वो चाहिए होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम नंबर 20 एमसीक्यूज तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी एमसीक्यूज करेंगे, और जो इसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज देंगे उसको भी हम रिवाइज करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, और आपको अगर कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, जब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।